जो हम जितना हमने पढ़ाया था स्ट्रेटजीज वो सॉरी माइक्रोब्स वाला, उतना किस सबने लर्न कर लिया? लैब का फुल फॉर्म क्या है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैब का लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और उसका फुल फॉर्म क्या है? उसमें बैक्टीरिया कौन सा प्रेजेंट होता है कर्ड में? लैक्टोबैसिलस। कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया और उसमें कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है फर्मेंटेशन करने के लिए? जो चीज होता है स्विस चीज, उसको कौन बनाता है? हम कौन से वाले को? मैम प्रोपो जो हाँ प्रोपो प्रोपिनो बैक्टीरिया सेरेमनी और रिक्विफॉर्ड, और वो चीज रिक्विफॉर्ड को कौन बनाता है? हम कौन सा वाला? चीज रिक्विफॉर्ड को कौन बनाता है? मैम रिक्विफॉर्ड पेनिसिलियम चीज जो है रिक्विफॉर्ड। उसको कौन बनाता है? और कैमेम्बर्ड को पेनिसिलियम कौन बनाता है? पेनिसिलियम कैमेम्बर्ड। अच्छा, फर्स्ट एंटीबायोटिक किससे डिस्कवर हुई है? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और किससे ऑब्टेन्ड थी? फर्स्ट एंटीबायोटिक किससे ऑब्टेन्ड थी? स्ट्रेप्टोलोकाई ना? नहीं, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड थी वो पेनिसिलिन थी। पेनिसिलियम नोटेटम से ऑब्टेन्ड थी। और जो पेनिसिलियम नोटेटम है वो क्या है, बैक्टीरिया की फंजाई? फंजाई। और जो बैक्टीरिया के थ्रू एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई है उसको वॉक्समैन ने डिस्कवर किया है, मतलब जो बैक्टीरिया के थ्रू। तो जो बैक्टीरिया है वो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं कि नहीं करते हैं? एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया। अच्छा, एंटीबायोटिक में जो एंटीबायोटिक के नेम थे ये बताओ कि नियोमाइसिन कौन से बैक्टीरिया से ऑब्टेन हुई थी? हम बोल रहे थे ना ये लर्न करना है। नियोमाइसिन, ग्रेसियोफिल्विन, मैम ये वाला चार्ट ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, नहीं हुआ मैम। मैम वो रम और वो वाइन वाला तो मैम मुझसे हो गया मैम, पर ये वाला मैम थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें। अच्छा ये बताओ, अच्छा वोडका किसका सबस्ट्रेट होता है? वो वोडका पटेटो। किससे? और जिन किसका होता है? जिन मैम वो था आर जिन से आर से था। राई। और रम किसका होता है? मोलेसिस। और ब्रांडी किसका होता है? वो ये जूस, फ्रूट जूस। और विस्की? विस्की भी मैम फ्रूट ना, वो बार्ले बार्ले बार्ले। पक्का? विस्की बार्ले ये या फर्मेंट? केवल बार्ले या फर्मेंटेड सीरियल्स में कोई भी सीरियल्स हो सकते हैं कि केवल बार्ले है? मैम बार्ले। अच्छा, और बियर? जूस। बियर कौन सा जूस? अगर फ्रूट बियर जूस। कोई ऑब्टेंड हो रहा है तो बियर कौन सा फ्रूट जूस? बियर में कई फ्रूट जूस हैं या केवल इंडिविजुअल एक जूस है? मैम वो फ्रूट जूस है ना, उस कॉपी में तो मैम फ्रूट जूस लिखा है ना। हाँ, नहीं तो हम लोगों ने चार्ट में दिया है ना कि बार्ले का है कि व्हीट का है कि ब्रान है, राइस ब्रान है, किसका है? तो यहाँ पर एक्चुअल बताओ कि बार्ले का। जैसे मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ना, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया हुआ है कि माल्ट, बार्ले माल्ट, सीरियल्स, ये सब। तो अगर बार्ले दिया हुआ है तो जो करेक्ट आंसर है उसका वो बार्ले होगा। बस समझ रहे ओके। हो? जो करेक्ट आंसर होगा वो बार्ले होगा। क्यों? क्योंकि देखो जैसे मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन आता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, क्वेश्चन आया कि ये मतलब ये रिलेटेड क्वेश्चन है हम लोगों का, ठीक है, ह्यूमन वेलफेयर ये रिलेटेड क्वेश्चन है। और इस रिलेटेड क्वेश्चन से क्वेश्चन आया कि गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो ऑप्शन ये बन सकता है ना कि अल्कोहल, अल्कोहल में, बेवरेज में, ब्रांडी मतलब अल्कोहलिक में तो सारे आ गए, बेवरेज में, एंटीबायोटिक बनाने में, किस किस चीज में है। मतलब ऑड नंबर भी दिया हुआ है, इवन भी दिया हुआ है कि फर्मेंटेशन में किस किस चीज में बनाया जा रहा है, किस किस चीज में माइक्रोब्स का यूज किया जा रहा है और किस में नहीं किया जा रहा है। यानी अगर हम कहते हैं विस्की, ब्रांडी, रम, ये सब, और ये वेनेगर, ये जितनी भी चीजें हैं वो सब हम लोगों की माइक्रोब्स के थ्रू बन रही है। ब्रेड, डफ, इडली, डोसा, कर्ड, सब माइक्रोब से ही बन रहा है। तो ये जितनी भी चीजें हैं वो सब हम लोगों के लिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है।
ये जितनी भी चीजें हैं वो सब इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है। तो इकोनॉमिकली ma'am. इम्पोर्टेंट चीजें हैं। अगर पूछा जाए कि इवन नंबर में दिया हुआ बार्ली, विस्की, रम, वोडका, फिर दिया हुआ है कि एंटीबायोटिक एंड टी, कॉफी, कर्ड, और फिर दिया हुआ है कि अदर कोई मेडिसिन मेडिसिन या शुगर या वीट, तो इसमें किस किस चीज का यूज, किस किस चीज को माइक्रोब्स की हेल्प से बनाया जा सकता है, किसको नहीं बनाया जा सकता। तो जो चीज नेचुरल हमारे पास प्रेजेंट है वो हम माइक्रोब से नहीं बना सकते। जैसे दही बना रहे हैं, पनीर बना रहे हैं, सब माइक्रोब्स की हेल्प से कर रहे हैं, वो चाहे फंजाई यूज हो। जैसे क्वेश्चन आता है कि ब्रेवर्स ईस्ट कौन सा है और बेकर्स ईस्ट कौन सा है, तो ये ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी ही दोनों में है। अगर बेवरेज बना रहा है तो बेवर्स ईस्ट, और बेकरी का प्रोडक्ट बना रहा है तो बेकर्स ईस्ट। विनेगर बना रहा है, कर्ड बना रहा है, कुछ और अदर चीज, डब बना रहा है, इडली बना रहा है, डोसा बना रहा है, या कोई अदर केक की क्रीम बना रहा है, ब्रेड बना रहा है, अगर ईस्ट ब्रेड बना रहा है तो वो बेकर्स ईस्ट हो गया। और ईस्ट अगर अल्कोहल बना रहा हो तो ब्रेवर्स ईस्ट हो गया, ये बेवरेज ईस्ट हो गया। ब्रेवर्स समझ रहे हो? ब्रेवर्स का मतलब होता है वो पदार्थ जो नशीले होते हैं, और नशीला इन द सेंस स्टिमुलेंट। बात समझ गया? नशीला इन द सेंस स्टिमुलेंट, क्योंकि पता है नशा किसी चीज में नहीं होता। नशा का मतलब होता है, अगर हम लोग अपनी बायोलॉजिकली नशे का मतलब देखें, तो जो बायोलॉजिकली नशे का मतलब है वो होता है नर्वस कंट्रोल डिस्टर्ब होना। हम लोग कहते हैं ना कॉन्शियस में हो, जब हम बेहोश होते हैं या अनकॉन्शियसनेस आती है, जैसे बहुत कस के नींद आ रही है और नींद में आपने कुछ बोल दिया और आपको समझ नहीं आया कि आपने क्या बोला, तो भी तो ये भी तो एक प्रकार का नशा है। अगर हम कह दें तो इस समय भी तो हम अनकॉन्शियसनेस है। और जिस समय हम ड्रिंक कर लेते हैं उस समय हम अंड बंड बोल रहे हैं या जो हमें करना है वो नहीं कर रहे हैं, तो वो भी तो क्या है, नर्वस कंट्रोल ही तो डिस्टर्ब हो गया है। हम नर्वस कंट्रोल को डिस्टर्ब कर दें, इसका मतलब हम कॉन्शियस में नहीं है, और कॉन्शियस में नहीं है इसका मतलब नशे में धुत है। समझ गए? बात इतनी समझ Yes, में आ रही ma'am. नहीं आ रही है? और डिस्टिलेशन और विदाउट डिस्टिलेशन कौन कौन से ड्रिंक बनाए जाते हैं? मैम एक तो वाइन, ये वाइन और ये बियर विदाउट। ये कैसे हैं विदाउट? और इसमें अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होता है? लो। कम होता लो है। कॉन्सेंट्रेशन होता है, क्योंकि हाँ कम होता है, क्योंकि बियर में कम है। बियर में लीस्ट अमाउंट ऑफ अल्कोहल है। बियर आप 2 कैन पी के आराम से बोल सकते हो, सब काम आराम से कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप कोई ड्रग्स नहीं लेते हो। ड्रग्स इन द सेंस, अगर आपको एनेस्थीसिया दिया जा रहा है तो एनेस्थीसिया देने से पहले डॉक्टर्स हमेशा ये पूछते हैं कि आप कुछ लेते वेते तो नहीं है, मीन्स सिगरेट या कोई इस तरीके का नारकोटिक्स नहीं लेते हैं, तो एनेस्थीसिया उस लेवल का दिया जाए। अगर इनकेस आप नारकोटिक्स लेते हैं तो फिर एनेस्थीसिया आपका दिक्कत करेगा। क्यों? क्योंकि जो क्वांटिटी हमको एनेस्थेटिक कर देगी, वो क्वांटिटी जो अल्कोहल लेता है उसको एनेस्थेटिक नहीं कर पाएगी, क्योंकि जितना हम उसको एनेस्थीसिया दे रहे हैं उतना वो एनेस्थेटिक कंटिन्यू रहता है। जैसे आपने रात को 2 बोतल ड्रिंक पी लिए, तो सुबह 12-1 बजे तक आप अपने नशे में धुत रह सकते हैं आराम से। क्यों? क्योंकि आपको कुछ कहा जा रहा है, आप बिल्कुल कॉन्शियस में नहीं आ पाएंगे। अगर रात को आप ड्रिंक करके सो रहे हैं, 2-2.5 बॉटल पी रहे हैं, तो सुबह 12-1 बजे तक आपका काम तमाम रहता है। उसके बाद आप 1-1.5 घंटे के लिए होश में आए, कॉन्शियस में आए, फिर पैसा वैसा कमाया, फिर खरीदा, फिर पिया। तो ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस से जो नारकोटिक्स होते हैं हमारे ब्लड में, जैसे हम कंटिन्यू सिगरेट पी रहे हैं, तो जब आप मेरा ब्लड टेस्ट करेंगे तो उसमें नारकोटिक्स का क्वांटिटी आएगा। अगर हम ड्रिंक कर रहे हैं तो उसमें भी नारकोटिक्स की क्वांटिटी आएगी। जब डॉक्टर चेकअप करेगा या एनेस्थीसिया देगा तो देने से पहले पूछेगा कि आप कोई नशीला पदार्थ तो नहीं लेते हैं, यानी आप ड्रिंकर तो नहीं है, स्मोकर तो नहीं है। अगर नहीं है तो फिर एनेस्थीसिया उस लेवल का दिया जाएगा, क्योंकि कम कम एनेस्थेटिक प्रोडक्ट में इंसान बेहोश जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर जो एडिक्ट है उसको एनेस्थीसिया हैवी डोज दी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जल्दी बेहोश नहीं होगा, क्योंकि जितना वो एनेस्थीसिया काम करेगा उतना वो नॉर्मल बियर और वाइन से काम करे रहता है, उतना उसका काम कंटिन्यू चलता रहता है, तो उसको एनेस्थीसिया देने की क्वांटिटी भी अलग हो जाएगी। इसी तरीके से जो चेन ड्रिंकर होते हैं, अगर उनको स्नेक बाइट कर ले या डॉग बाइट कर ले तो कुत्ता पागल हो जाएगा और स्नेक मर जाएगा। जो कंटिन्यूअस ड्रिंकर है, जिनको चेन ड्रिंकर कहा जाता है, पिया रखा फेंका, पिया रखा फेंका, मतलब तो उनके ब्लड में इतना पॉइजन आ चुका है, इतना वो होता है ना, लोहा लोहे को मारता है, इस तरीके की कोई कहावत होती है।
तो उसके पास इतना ड्रग एडिक्ट हो चुका है वो कि इतनी क्वांटिटी है उसके पास कि अगर स्नेक भी उसको बाइट कर लेगा तो स्नेक मर जाएगा, बाकी और किसी को कुछ नहीं होगा, उसको कुछ नहीं होगा, स्नेक उल्टा और मर जाएगा। क्यों? क्योंकि जहर से जहर टकरा जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे स्नेक कभी दूध नहीं पीता, क्योंकि जिसको स्नेक ने काटा उसको दूध पिला दो, कल 2 घंटे बाद मर रहा होगा तो 2 मिनट पहले ही मर जाएगा। स्नेक कभी दूध नहीं पीता, क्योंकि स्नेक अगर दूध पी ले तो वो उसके लिए जहर है, जहर और जल्दी असर करता है। बात समझ रहे हो? तो मतलब हम लोगों को एंटीबायोटिक्स और मेडिसिन, डोसा, इडली, डव, फर्मेंटेशन, इन सब में माइक्रोब्स का क्या क्या यूज हो रहा है ये तैयार करना है बहुत अच्छे से। ये चार्ट तैयार करोगे, जिस चार्ट में हमने फंजाई से ऑब्टेन्ड पेनिसिलिन, ग्रेसियोफिल्विन और ये फ्यूमेजिन दिया हुआ एंटीबायोटिक, और दूसरा चार्ट आप तैयार करोगे फ्रॉम एक्टिनोमाइसिटीज। अच्छा ये बताओ, हमने बताया था कि एक्टिनोमाइसिटीज किस टाइप का बैक्टीरिया है, तो किस टाइप का बैक्टीरिया है एक्टिनोमाइसिटीज? फिलामेंटस, फिलामेंटस। साइकोमाइसिस, हाँ हाँ बोलो बोलो, साइको, हाँ साइकोमाइसिटीज। नहीं नहीं नहीं, साइजोमाइसिटीज बेटा है वो, आप सुन नहीं पाए हो, गलत बोल रहे हो। साइजोमाइसिटीज ग्रुप है पूरे बैक्टीरिया का, और बैक्टीरिया को शेप के अकॉर्डिंग हम लोग कहते हैं ना स्ट्रेप्टोकोकस, ये बेसिलस। तो जब हम कोकस वर्ड यूज करते हैं इसका मतलब होता है वो बैक्टीरिया ओवल इन शेप होगा, और जब हम कोकस वर्ड यूज करते हैं, कोकस वर्ड यूज करते हैं तो बैक्टीरिया ओवल, और जब बेसिलस यूज करते हैं तो बैक्टीरिया रॉड शेप होगा। इस तरीके से रॉड शेप प्रेजेंट होगा बैक्टीरिया। हम ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव जानते हैं कि कौन ग्राम पॉजिटिव है कौन ग्राम नेगेटिव है। हमारे लिए इन दोनों में कौन हार्मफुल ज्यादा होगा? पॉजिटिव ज्यादा हार्मफुल है, नेगेटिव नहीं। समझ गए? क्योंकि पॉजिटिव विरुलेंट है। पॉजिटिव कैसा है? विरुलेंट है। विरुलेंट का मतलब पैथोजेनिक है। सारे बैक्टीरिया तो पैथोजेनिक होते नहीं है, पैथोजेनिक नहीं होते हैं, कुछ ही बैक्टीरिया पैथोजेनिक होते हैं। तो ये जो हम लोगों का बैक्टीरिया वो पैथोजेनिक है, और जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया वो डिसीज कॉज करते ही हैं। डिसीज कॉज करना इन द सेंस कि टीबी, कॉलरा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, ये सारी जितनी डिसीजेज हैं सब बैक्टीरिया से कॉज हो रही हैं, सारी चीजें बैक्टीरिया से कॉज हो रही हैं। तो बैक्टीरिया जो पैथोजन है वो डिसीज कॉज करेगा, जो पैरासाइट है वो डिसीज कॉज करेगा, और पैरासाइट का मतलब ही पैथोजन है। पैरासाइट में तुम्हारी बॉडी के अंदर अगर कोई रह रहा है और वो सर्वाइव कर रहा है तो 110% ये बात सही है कि अगर वो सर्वाइव कर रहा है तो आप सफर कर रहे हैं। अगर वो सर्वाइव कर रहा है तो आप सफर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई आपको कंटिन्यू पिंच आउट करता रहे तो थोड़े समय बाद आपको क्या हो जाएगा, या तो आप इरिटेट हो जाएंगे या तो आप अपने आप में कोई स्टेप ले लेंगे। तो कंटिन्यूअस क्या होता है कि अगर हम कोई चीज कंटिन्यू कंटिन्यू करते रहे, हमने एक बॉटल पी, एक एनेस्थीसिया लिया, पहली बार दिक्कत हुई, 2 ले लिया, दूसरी बार दिक्कत हुई, तीसरी बार 3 खुद मांगोगे दिक्कत नहीं होगी। बॉडी में उसने अपना स्पेस बना लिया है, आपको आदत पड़ चुकी है। जैसे हम लोग मेडिसिन खाते हैं कि सिर दर्द हुआ डिस्प्रिन खा ली, जरा सा दर्द हुआ तो भी डिस्प्रिन खा ली, थोड़ा दर्द है तो भी डिस्प्रिन खा ली। तो क्या होगा, हमको एक डिस्प्रिन असर करना बंद कर देगी, और कुछ समय बाद मेरा सर दर्द होगा, हमको डिस्प्रिन की जरूरत लगेगी कि हमको डिस्प्रिन मिल जाए, हम खा लें तो हम सही हैं। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो नहीं यस मैम, बच्चों? यस मैम। मेरी बात समझ में आ रही ना, आ रही है? यस मैम। अच्छा, दूसरी बात देखो, अब आते हैं हम लोग किस पे कि हम लोगों को बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक बताया था हमने कि एंटीबायोटिक इज अ टाइप ऑफ मेडिसिन, इज अ टाइप ऑफ मेडिसिन विच आर रेजिस्टेंट अगेंस्ट टू इन्फेक्शन, जो बॉडी में इन्फेक्शन के अगेंस्ट अपनी बॉडी को रेजिस्टेंट करती है, दैट इज नोन एज एंटीबायोटिक। कभी भी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होगा, कभी भी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होगा, आप मेडिसिन लेने जाएंगे तो आप मेडिसिन में देखेंगे एक बी कॉम्प्लेक्स होगा, एक पैरासीटामोल होगा और एक एंटीबायोटिक लगी होगी कि ये दोनों मिलकर और आपकी बॉडी का बैक्टीरिया मिलकर कोई साइड इफेक्ट आपकी बॉडी को ना क्रिएट करे, ये सप्रेस कर दे उसी जगह पे। और अगर ब्लड डेफिशिएंसी है और आप एंटीबायोटिक कंटिन्यू ले रहे हैं तो एंटीबायोटिक असर करना बंद कर देगी। अगर आप एनीमिक हैं, 6% ब्लड है, तो 6% ब्लड वाले को डॉक्टर एंटीबायोटिक नहीं देता है क्योंकि वो एंटीबायोटिक झेल नहीं पाएगा। बात समझ रहे हैं? उसके बाद आते हैं लोग केमिकल्स, एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, यानी हमने केमिकल्स और एंजाइम और जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे बनाए हैं।
क्या हमें केमिकल्स भी, जैसे सिट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, तो ये हमको केमिकल्स जो बने हैं वो भी बैक्टीरिया से ऑब्टेन्ड हुए हैं। तो इन्होंने क्या बोला है कि माइक्रोब्स और प्रोडक्ट और उसके यूजेस क्या हैं। पहला प्रोडक्ट हमारा साइट्रिक एसिड यानी सिट्रिक एसिड, जिसको एस्परजिलस नाइगर, साइट्रिक एसिड है तो जिसको एस्परजिलस नाइगर ने बनाया है, ये वो विनेगर है। हम लोग ये जो मैम ये एसिड है, हाँ एक्सक्यूज मैम, बोलो, मैम ये हाँ बोलो, ऑर्गेनिक एसिड का है ना मैम, ये जो आप बता रहे हो मे हाँ भी। हाँ हाँ ऑर्गेनिक मैम एसिड एक्चुअल मैम में। बोलो मैम बोलो। एक बार इसकी फोटो भेज दीजिए मैम प्लीज, ऑर्गेनिक की शायद मैम, वो क्योंकि मैम वो ग्रुप पे नहीं थी। नहीं नहीं, हमें मालूम है। जब हम ये लिखवा रहे थे तो हमने कहा था हम आपको ये बुक का स्नैप भेज देंगे, फोटो खींच के भेज देंगे, और फिर हम आगे कंटिन्यू कर दिए। तो ये फोटो हमने खींच ही नहीं पाई थी, तभी हमने ऑर्गेनिक एसिड पे पढ़ाना स्टार्ट किया है। तो हम खुद ही जान रहे हैं कि आपके पास नहीं लिखा होगा, बाकी जितना लिखा है वो सब बेटा तैयार करते चलो, क्योंकि यस मैम। आप तैयार करोगे तो आपका बोर्ड्स भी तैयार हो जाएगा और आपका कॉम्पिटेटिव लेवल भी तैयार हो जाएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यस देखो मैम। मैम टेस्ट देने से पहले, हाँ बेटा, मैम प्लीज मैम भानु को इन कर लीजिए। कहाँ चला गया था भानु? मैम पता नहीं, मैं शायद सो गया था। आ गया? अच्छा, एक बात ये समझ गए कि टी और कॉफी भी बेवरेज है, लेकिन स्टिमुलेंट है, नशा नहीं है। टी और कॉफी भी बेवरेज है लेकिन स्टिमुलेंट है, नशा नहीं है इनमें। स्टिमुलेंट का मतलब समझ रहे हो ना? स्टिमुलेंट और एडिक्शन में फर्क है। स्टिमुलेंट का मतलब होता है वो करंट एनर्जी को स्टिमुलेट करता है, आपको कोई नशा नहीं कर रहा है, करंट एनर्जी को स्टिमुलेट कर रहा है केवल। बात समझ गए? और जो ये हम लोगों का टी होता है या कॉफी होता है, कैफीन होता है, ये हम लोगों की करंट एनर्जी को स्टिमुलेट करता है। जैसे हम थोड़ा सा डलनेस फील कर रहे हैं, चाय पी ली, कॉफी पी ली, तो थोड़ा एनर्जेटिक फील करेंगे। बात समझ गए? एनर्जेटिक फील करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि अनकॉन्शियसनेस आ जाएगी या इतनी एनर्जी फील कर रहे हैं कि हमको खाने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। हाँ, एडिक्शन कब होता है? जब आपको भूख लगती है और आप चाय पीते, तब आपका एडिक्शन हो जाता है। आपको भूख लगी और आपने चाय पी ली, तो थोड़े समय बाद क्या होगा कि भूख लगना बंद हो जाएगी। भूख लगी, चाय पी ली तो भूख लगना बंद हो जाएगी। कॉफी पी ली, कॉफी 1 कप 2 मग पीने से कोलेस्ट्रॉल डिसॉल्व होता है, हार्ट डिसीज प्रिवेंट होती है, लेकिन ज्यादा पिएंगे तो दिक्कत करेगी, क्योंकि कैफीन भी एक एल्केलॉइड है। कैफीन भी एक एल्केलॉइड है। तो जरा देखिए, पहला ऑर्गेनिक एसिड है साइट्रिक एसिड। तो जो व्हाइट वाला विनेगर है, व्हाइट वाला विनेगर जो है, व्हाइट वाला जो हम लोगों को विनेगर मार्केट में मिलता है, जब लोग मार्केट में जंक फूड खाते हैं, तो जब चाउमीन या नूडल्स बनाते हैं तो आपने देखा होगा, जब बनाते देखो तो एक व्हाइट कलर का कुछ ऐसे 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 करके डालते हैं वो लोग। तो जो व्हाइट यस करके मैम। डालते हैं, ये ये एसिड खाने से इन्फ्लामेशन होता है थ्रोट रीजन में। और अगर हम लोग कंटिन्यूअस बाहर की चाउमीन 15 दिन या 20 दिन खा लें, तो थोड़े समय बाद हमको अपने आप एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। थोड़े समय बाद हमको अपने आप एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ बाहर का नूडल्स खाना स्टार्ट कर दिया है, तो अपने आप क्या होगा कि हमको गले में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, धीरे धीरे पेट में इन्फ्लामेशन होगा, और कुछ भी खाएंगे जलन होगी और वॉमिटिंग फील होगी। तो जो ये साइट्रिक एसिड है, वो ऑब्टेन्ड हुआ है एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर। यूज किया है विनेगर का मैम उसमें खाने में। देखो खाने में क्या है, एक्चुअली खाने में कोई यूज नहीं है, टेस्ट बनाने का काम करता है। विनेगर क्या होता है? खट्टा होता है, विनेगर खट्टा होता है। तो एक यस अजीब मैम। सा जो, आपने देखा हो गोलगप्पे तो सभी खाते हैं, गोलगप्पे खाते हैं ना? तो यस जब मैम। गोलगप्पे खाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि गोलगप्पे का पानी ग्रीन ग्रीन होता है, और वो बहुत इन्फ्लामेशन नहीं कॉज करता, अच्छा सा लगता है जानने में। और कभी कभी गोलगप्पे खाइए तो पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट येलोविश टाइप का होता है। तो उस ट्रांसपेरेंट येलोविश पानी में कोई मसाला नहीं, जलजीरा वगैरह कुछ नहीं डला है, उसने केवल टार्ट्री और सिट्रिक एसिड और जो टॉयलेट क्लीनर आता है ना, उसको डालकर पानी बनाया है। बस समझ गए? ये रियल फैक्ट यस बता रहे हैं मैम। हम आपको, मतलब ये कोई वो वाली बात नहीं है कि मतलब गोलगप्पे हम भी खाते हैं, सभी खाते हैं, लेकिन अगर आप ग्रीन पानी वाला खाते हैं तो एक नेचुरलिटी आती है उसमें, नेचुरल फ्लेवर आएगा कि जलजीरा है तो पुदीना है तो इमली है या
जो भी चीजें एक्सट्रैक्ट मिलाया गया है वो चीजें हैं उसमें। लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी आप ऐसे गोलगप्पे खाते हैं जिसमें सिर्फ आपको लाल मिर्च दिखती है और पानी का जो कलर है वो येल्विश टाइप का है, तो जो टॉयलेट क्लीनर आता है वो उसमें और टार्ट्रिक एसिड होता है ना वो पड़ा हुआ है, और वो गोलगप्पे जहर ही है हम लोगों के लिए। वो गोलगप्पे जहर है, मतलब उस वो गोलगप्पा अगर आपने 2 दिन लगातार खाया है तो 110% या तो लूज मोशन स्टार्ट हो जाएंगे या तो आपको वॉमिटिंग आने लगेगी, कुछ भी खाने से जीव चलाएगा। क्योंकि गोलगप्पे कोई 5 तो खाएगा नहीं, खाता है 10 रुपए के खा लिए, 5 6 10 खा लिए, और 10 खाने के बाद वो अपना काम दिखाएगा स्टमक में जाने के बाद, वो अपना काम दिखाएगा स्टमक में जाने के बाद। स्टमक तक जा रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब वो रिएक्शन जो म्यूकोसा पे करेगा वो हमको अब फील होगा, पेट में दर्द, लूज मोशन, वॉमिटिंग, भूख लग रही, खाने की इच्छा नहीं हो रही है, वॉमिटिंग फील हो रही है, ये सारी कंडीशन आ जाएगी। इसीलिए जब घर के नूडल्स बनाते हैं तो वो टेस्ट नहीं आता है जो बाहर के नूडल्स में आता है। ऐसा फील किया है? आप यस मैम। कैंटीन में मैगी खाओ, कैंटीन में मैगी कॉफी खाओ तो आपको एक अलग फ्लेवर लगेगा, और जब हम लोग घर में मैगी बना लेते हैं तो उसका एक अलग फ्लेवर होता है, क्योंकि एक तो पहली बात तो हम लोग कम स्पाइसी बनाते हैं, वो लोग जरा सी मैगी और मसाले ज्यादा, स्पाइसी हो जाता है। अब जब मैगी जरा सी और जूस बनाने के लिए उसमें मसाले का यूज कर रहे हैं तो वो मसाला भी तो मैगी के साथ जा रहा है, तो वो मसाला तो नुकसान कर रहा है ना। जैसे मोमोज नुकसान कर रहा है वो तो कर ही रहा है, लेकिन जो उसकी चटनी वो अजीनोमोटो है, और अजीनोमोटो एसिड है, वो एसिड नुकसान कर रहा है हम लोगों को। हम लोग खा तो जंक फूड रहे हैं, उस जंक फूड से मैदा तो कच्चा खा ही रहे हैं, वो तो डाइजेस्ट नहीं होगा, लेकिन उसके साथ चटनी जो ज्यादा लगा लगा के खा रहे हैं वो और दिक्कत कर रही है, वो और दिक्कत कर रही है। बात समझ गए? 110% लोग अब इस प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो हम में से अगर 5 लोग हैं तो कम से कम, अगर थोड़ा सा हम लोग मेच्योर हो जाते आप लोग, तो उसमें से किसी न किसी के मुंह से सुना होगा हमको एसिडिटी हो रही है आज, सुना सा 98% एसिड बन रहा है या एसिडिटी फील हो रही है। बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं एसिडिटी का, और एसिडिटी का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। आप स्पाइसी खाना बंद कर दीजिए, एसिड बनना बंद हो जाएगा। एसिड पेट में तो बन नहीं रहा है, एसिड तो HCl है, और HCl म्यूकोसा को प्रिवेंट करे हुए है। जब आपकी बॉडी में HCl है और आप फूड कम लेते हैं और बाहर से एसिड और ले लेते हैं तो HCl और एसिड मिलके अब एसिडिटी कॉज करेगा ना भाई, दोनों भाई मिल मैम गए, अल्सर्स हो एक गए एसिड फिर। बाहर से ले गया, क्या 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 मैम फिर वो होंगे ना अल्सर्स क्या जो बेटा? होते हैं पेट में। मैम वो पेट में अल्सर्स हाँ हो वो जाते हैं ना। अल्सर होगा, पेट पेट में बिल्कुल गरम गरम लगेगा, ऐसा लगेगा पेट इतना फूल गया है, तो वो जो हीट प्रोड्यूस होगी वो म्यूकोसा पे जा जाके टकराएगी, और जब टकराएगी निकलने की जगह नहीं मिल रही है तो टकराने के बाद क्या करेगी, म्यूकोसा को डिसॉल्व करना शुरू कर देगी, करने लगी, घाव हो गया यहाँ पे वाउंड, ये वाउंड हो गया, इसमें से ब्लड आने लगा, अल्सर क्रॉनिक हो गया। अब इस अल्सर के होने के बाद जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को बताते हैं कि सर ऐसे ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं हमको, तो डॉक्टर बता देता है कि आप केवल उबली लौकी और रोटी का छिलका खाइए। वो भी क्यों? क्योंकि एक भी परसेंट एसिड नहीं जाएगा तो HCl का लेवल अपने आप मेंटेन हो जाएगा। जैसे आपका 7 o'clock मॉर्निंग पे ब्रेकफास्ट करने का टाइम है, तो उस समय हमको भूख लगती है, तो हमारा नर्वस हमको बता रहा है कि मेरे खाने का टाइम हो गया है, और हमारे नर्वस ने स्टमक को कंट्रोल किया कि गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करो। गैस्ट्रिक जूस तो सिक्रीट हो गया लेकिन स्टमक में फूड पहुंचा नहीं, तो अब वो अपना काम कहाँ करेगा? स्टमक में फूड नहीं, आपको इस समय बहुत कस की भूख लगी है बट आप क्लास में बैठे हुए हो, आप खाना नहीं खा सकते हो, इनकेस आधे पौन घंटे की क्लास चलनी है लेकिन आपको तो भूख लगी है बहुत कस के, थोड़ी देर तक लगा कि बहुत तेज भूख लगी है, उसके बाद थोड़ी देर बाद लगने लगता है कि भूख चलो कंट्रोल में आ गई। कंट्रोल में क्यों आई? क्यों जो एडिपोज टिश्यू के नीचे फैट और प्रोटीन स्टोर है वो ब्रेक डाउन होकर करंट एनर्जी को कंप्लीट कर रहा है अपनी लिमिट तक। लेकिन अगर ये ड्यूरेशन हम लंबे समय तक करते रहेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, फैट भी कम हो जाएगा, पेट में एसिड बनेगा, 7 बजे खाना है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट हुआ, ब्रेन ने सेंसेशन दिया गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करो, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट हुआ, लेकिन फूड नहीं है। गैस्ट्रिक जूस में भी HCl है, में HCl है, तो HCl क्या करेगा? HCl तो अपना काम करेगा, आप खाओ मत खाओ HCl अपना काम करेगा, क्योंकि ब्रेन ने कंट्रोल दे दिया है। ब्रेन का काम है टाइम टू टाइम इंडिकेट करना, उसने इंडिकेट कर दिया, बाकी आपकी प्रॉब्लम है, आप उसे कैसे शॉर्ट आउट करते हैं। बात समझ गए? इतनी बात समझ में आ रही बच्चों? यस मैम।
मतलब जब ये आप 11th में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े होगे, तो जब 11th का डाइजेस्टिव सिस्टम फिर से कॉम्पिटेटिव लेवल का पढ़ोगे, तो वहां पर ये बताया हुआ है कि हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा ब्रेन का एक सेंटर है। वो ब्रेन का सेंटर 24 आवर्स कंट्रोलिंग पावर अपने हैंड में रखता है। आपका थर्स्ट सेंटर है, प्यास कब लगनी है, कितनी लगनी है, कितना पानी एक बार में पी सकते हो, ऑल थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। तो जब सब कुछ ब्रेन के थ्रू कंट्रोल्ड है, तो भला भूख प्यास, सोचना समझना, सोना रोना, ये सब ब्रेन के थ्रू कंट्रोल्ड है। अनकंट्रोल्ड कोई भी स्टेप नहीं है। तो जब सब कुछ कंट्रोल्ड है, तो भूख लगना भी तो कंट्रोल है। भूख लगना, भूख का सेंसेशन देना कि हमको भूख लगी। एक्चुअल में देखो तो भूख क्या है, आपको क्या पता कि आपको भूख लगी है? ब्रेन ने आपको महसूस कराया कि आपको भूख लगी है, नीड ऑफ फूड है आपके पास। तो जब नीड ऑफ फूड है आपके पास, तो कंडीशन क्या होगी कि फूड की नीड है, फूड पहुंचा नहीं, गैस्ट्रिक जो सिक्रेट हो गया वो अपना काम करेगा, चाहे जिस पे करे। हमको दवा दे दीजिए। बात समझ गए? दूसरी बात क्या कंडीशन है? अब आए हम लोग, जब सिट्रिक एसिड को विनेगर में, व्हाइट विनेगर ऑब्टेन हुआ, एस्परजिलस नाइगर, ये फंजाई है, और एस्परजिलस नाइगर एस्कोमाइसिटीज ग्रुप का एक फंजाई है। बात समझ गए? अब देखो जरा, इसको किस में यूज करते हैं? जो पिकल्स आते हैं मार्केट के, उनको प्रिजर्व करने के लिए। जो मार्केट के पिकल्स आते हैं मिक्स वाले, मिक्स sir. वाले, आम के, मिर्च के, कोई भी, तो उसमें विनेगर आप देखेंगे, जब घर का अचार रखा होगा, तो अचार का जो मसाला होता है वो रेडनेस नहीं पकड़ता, कभी रेडनेस नहीं पकड़ेगा। लेकिन जब भी हम लोग बाहर खाना खाने जाते हैं और वहां अचार दिया जाता है, तो चाहे वो मिक्स हो, मैंगो का हो, और उसमें क्या होता है, जब आम का अचार आप खाते हैं, तो आम का जो छिलका होता है वो इतना टाइट होता है कि आपके टीथ से कटता नहीं है। बात समझ रहे हैं? मतलब Yes, sir. एसिड पड़ने के बावजूद भी पल्प तो सॉफ्ट हो रहा है, मगर छिलके पे असर नहीं हो रहा है। एक तो ये अचार है। दूसरा, जब हम लोग घर का अचार खाते हैं, तो ऐसे करके यूं खिसका दो तो छिलका खिसक जाता है, खिसक जाता है। और अपने घर का अचार थोड़ा सा ग्रीनिश डार्क, ग्रीनिश ब्लैक होता है। और जो बाहर के अचार होते हैं कभी ग्रीन होते ही नहीं है, रेड। और जो छिलका होता है वो ग्रीन, और जो पल्प होता है एज इट इज येलो, एज इट इज रहेगा, बस अचार लगेगा कि हाँ स्टैंडर्ड अचार रखा हुआ है। तो सिट्रिक एसिड का यूज मेनली, जो हम लोगों का प्रिजर्वेशन है वो पिकल्स के, आर्टिफिशियल, यानी जो मार्केट में आ रहे हैं हम लोगों के अचार, मैम वो उनको प्याज भी, प्रिजर्व करने के लिए, उनकी फ्लेवरिंग के लिए। क्या चीज बेटा? मैम वो प्याज होती है ना मैम, सिरके क्या? वाली प्याज, सिरके वाले प्याज। हाँ हाँ, सिरके वाली प्याज। अरे वो जो रेस्टोरेंट में खाने के साथ आती है, गोल गोल पूरी रखी होती है, ऐसे सॉस यस, टाइप का लगा होता है उसमें, यस वो पिंक उस वाली। प्याज में, हाँ पिंक टाइप की, उस प्याज में एसिड डालकर ही लाते हैं। वरना सोचो खाने के साथ उस प्याज का मीनिंग क्या है? आप सैलेड बना लेते हैं, लेमन डाल देते हैं, वो तो एक नजर बात है, लेकिन बाउल में इतनी छोटी छोटी साइज की प्याज को पूरा रख देने का क्या मीनिंग है? अगर उस प्याज को, आपने देखा होगा अनियन को भी अगर धो, और हाइब्रिड अनियन है, तो उसमें से पर्पल कलर निकलने लगता है। आज प्रेजेंट टाइम में हाइब्रिड की बात बता रहे हैं। सौंफ है, अगर उसको हाथ से रगड़ तो ग्रीन कलर हाथ में छूट जाता है। या हाइब्रिड की बात बता रहे हैं, यानी हम लोग जो होली वाली वो टीका नहीं लगाते, अबीर गुलाल, सौंफ के पूरे बोरे में वो चीज मिक्स करी जाती है, सौंफ में वेट लेने के लिए। बात समझ गए? कि सौंफ में वेट आ जाए, वो ह्यूमिडिटी अब्सॉर्ब करती है, सौंफ में वेट आ जाए, इसलिए अभी वो क्या बोलते हैं उसको, गुलाल, वो डाल देते हैं, उसमें मिक्स कर देते हैं। अगर आप सौंफ को मैम कभी ऐसी जगह, हाँ बेटा बोलो। मैम मैं ये पूछ रही थी, मैम बोलो आपने बच्चों। बताया था ना नेक में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, हाँ हाँ। तो मैम वो क्या प्रॉब्लम स्टार्ट होती है मैम, किस टाइप से, मतलब कोई पर्टिकुलर डिसीज हो जाती है या फिर कुछ मैम, मतलब क्योरेबल होता है या फिर नहीं होता? कौन अल्सरेशन? नेक वाला? यस मैम। आप नेक वाला अल्सरेशन पूछ रहे हो ना? नहीं बेटा, क्यूरेबल है। अगर आपको एक टाइम पे आपने कुछ खाया है, और अगर आपको इन्फ्लेमेशन लगता है, आपको कंटिन्यू लगता है, तो आप डॉक्टर से सजेशन लेने जाएंगे, तो डॉक्टर सबसे पहले आपको मना कर देगा कि स्पाइसी प्रोडक्ट मत खाइए, जंक फूड मत खाइए। अगर आपने इसको अपने आप में प्रिवेंट कर लिया, तो आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप रोक नहीं पाए, तो आपको मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। क्यूरेबल है जब तक मेडिसिन खाओगे और परहेज करोगे, नहीं करोगे क्यूरेबल नहीं है।